हेलो। तो आज हम सॉम की सेकंड क्लास लेने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास में जो हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था सॉम का। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था अपना कि सॉम में हम कौन सी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी क्या होती है, बॉडी के टाइप्स देखे थे हमने कि बॉडी हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी रिजिड और एक होती है डिफॉर्मेबल। ठीक है, इसके अलावा हमने रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडी देखी थी। उसके अलावा लोड का क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, कि लोड क्या होता है, इसको कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटा था। ठीक है, इसके अलावा हमने प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी देखी थी। प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी भी हमने देखी थी। तो आज की जो क्लास है, अब आज के अपन क्लास से चालू कर रहे हैं नेक्स्ट अपना फर्स्ट यूनिट। ठीक है, जो कि हमारी सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हम चालू कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि आपकी कौन सी है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो हम आज की क्लास में अपनी यूनिट फर्स्ट चालू करने वाले हैं, जो कि सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब इसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है वही अपना उठाते हैं स्ट्रेस। अपन अपना फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं कि स्ट्रेस क्या है। ठीक है, कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो ध्यान दें कि जब मान लो कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, ये कोई भी बॉडी है, इस पर अगर जो फोर्स लगेगा, इस पर अगर क्या लगाऊंगा मैं, फोर्स लगाऊंगा, कि कोई भी मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, तो फोर्स करने की क्या करेगा कि ये इसके शेप या साइज में चेंज करने की कोशिश करेगा। जो फोर्स है ये इसके शेप या साइज में चेंज करने की कोशिश करेगा। लेकिन बॉडी क्या करेगी, इस फोर्स को रजिस्ट करेगी। बॉडी इस फोर्स को क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। बॉडी मेरा इस फोर्स को क्या रजिस्ट करेगी, मतलब अपने शेप या साइज में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। ठीक है, तो जो बॉडी की यही जो रजिस्टेंस कैपेसिटी है, जो बॉडी की ये रजिस्टेंस कैपेसिटी बनी अपनी, रजिस्टेंस जो कैपेसिटी है बॉडी की, वही क्या कहलाएगी, आपकी स्ट्रेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के जो बॉडी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और बताएं कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इसको स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया से। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया से। मतलब पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा होगा, यही किसको बताता है, स्ट्रेस को बताता है। ठीक है, तो क्या है स्ट्रेस, हमने जान लिया कि सर बॉडी की जो खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वही क्या है, स्ट्रेस है। कि जब भी किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी उस फोर्स को रजिस्ट करेगी, और बॉडी की वही इंटरनल रेजिस्टिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है, स्ट्रेस कहलाती है। और इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेस को दिखाया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका सिंबल होता है सिग्मा। क्लियर है, तो अब इसको लिखेंगे अपन। ठीक है, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस, हेडिंग डालेंगे अपन स्ट्रेस। ठीक है, इसमें लिखना चालू करेंगे। स्ट्रेस में लिखेंगे किसी बॉडी की इंटरनल या फिर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स की, फोर्स को ही, किसी बॉडी के इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को ही स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। आगे लिखेंगे इसमें, इसे फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे फोर्स पर यूनिट एरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुल मिला के इसका मेरा बन जाएगा कि स्ट्रेस क्या बनता है मेरा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फिर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ तो सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ये मेरा स्ट्रेस की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, आगे इसके रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे स्ट्रेस से रिलेटेड ही। ये थोड़ा सा अपना गलत हो गया है, इसको हटा के सही से मैं लिख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा स्ट्रेस में, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो कुछ इससे रिलेटेड अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे स्ट्रेस से रिलेटेड। कि सबसे पहले अपन इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, कौन सी यूनिट देख रहा हूँ मैं, एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट देख रहा हूँ मैं, एसआई यूनिट। तो क्या होगी, ठीक है,
तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी तुम्हारी, फोर्स की होगी न्यूटन और एरिया होगा मीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगी इसकी यूनिट, ठीक है। अब बात करें इसको, हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, हम पास्कल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन की बात करें कि सर एरिया की इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, स्ट्रेस की डायमेंशन क्या बनेगी, तो देखो इसकी डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, m1 l-1 और t-2। अब ये कैसे आई डायमेंशन, देखो हमारा सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यही था। अब मैं यहाँ पर फोर्स को देखूँ तो फोर्स क्या होता है, mg अपॉन में एरिया, ठीक है। अब मेरे को पता है m क्या है, मास, और g क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। m क्या है, मास, और g क्या है, ग्रेविटी। तो अगर मैं m की यूनिट देखना चाहूँ मास की, तो मास की यूनिट क्या बनेगी मेरी, m1, ग्रेविटी की क्या बनती है, LT-2 अपॉन एरिया की क्या बन जाएगी, L2। तो यहाँ से अगर मैं ऊपर वाली यूनिट देखूँ तो ये बन जाएगी m1 L, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 से 2 कट गया, तो नीचे एक 1 बचा, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो L-1 एंड T-2 बन गई, ये मेरी यूनिट आ जाती है, ठीक है, स्ट्रेस की, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये डायमेंशन मेरा बन गया। इसके अलावा और हमने स्ट्रेस के बारे में क्या देखा था, तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो स्ट्रेस है वो कैसी क्वांटिटी है, टेंसर, मतलब इसको डिनोट करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए तीनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, मतलब इसको डिनोट करने के लिए तीनों चीज़ चाहिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए, प्लेन ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए। इसको डिफाइन करने के लिए तीनों ही चीज़ें मेरे को रिक्वायर्ड रहेंगी, जब भी मैं इसको डिफाइन कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्या देखा था, एक और चीज़ मैं स्ट्रेस के बारे में बताना चाहूँगा कि देखो स्ट्रेस को मेजर नहीं किया जा सकता, स्ट्रेस को मेजर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ध्यान देना क्या है इसका मतलब, कि जैसे आपको पता है कि आपका कुछ ना कुछ वेट होता है, आपका कुछ वेट होगा, तो मैं आपके वेट को मेजर कर सकता हूँ, इसका डिवाइस है वेट को मापने के लिए। आपकी कोई लेंथ है, इसको मेजर किया जा सकता है, इसको मेजर करने के लिए डिवाइस है डायरेक्ट, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी, स्पीड की, तो स्पीड को मेजर करने के लिए डिवाइस है स्पीडोमीटर। सेम स्ट्रेन की बात करूँ तो स्ट्रेन को भी मेजर करने के लिए डिवाइस है, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसोमीटर। तो इन सभी को मेजर करने के लिए डिवाइस बना हुआ है, ठीक है। लेकिन सेम स्ट्रेस को मेजर करने के लिए ऐसा कोई भी डिवाइस बना हुआ नहीं है। तो स्ट्रेस एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, क्लियर है। केवल ये कैलकुलेट होती है, फॉर्मूला लगा के अपन इसकी वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं, निकालते हैं, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं की, मतलब मेजर नहीं की जा सकती है, ठीक है। चलिए, अब आपको अगर याद हो तो मैंने कल आपको टाइप्स ऑफ लोडिंग पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि आपके जो लोड है वो दो प्रकार के हमने देखे थे। वहाँ पर एक हमने देखा था ग्रेजुअली अप्लाइड लोड देखा था, जो कि स्टैटिक में आता था। एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड देखा था मैंने, जो कि स्टैटिक में आता था। और एक मैंने देखा था सडन लोड, या फिर जो इम्पैक्ट लोड, सडन या इम्पैक्ट लोड, जो कि मेरा डायनेमिक में आता था। ये किस में आता था, स्टैटिक में, और ये किस में आता था, डायनेमिक में आता था, है ना। ये मेरा स्टैटिक में आता था, डायनेमिक में आता था। तो हमने दोनों प्रकार के लोड हमने कल देखे थे। तो इनको मेरा समझाने का यहाँ क्या रीजन है, तो वो थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा ये रीजन है, मान लो कि इनमें मैंने कल अंतर भी देखा था कि ये मान लो कि ये मेरा ग्राफ है, मैंने लोड को बढ़ाना 0 से चालू किया, थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, फिर एक बिंदु पे आके कांस्टेंट हो गया, तो ये मेरा ग्रेजुअल अप्लाइड है। सडन क्या है, मान लो ये मेरा एक कोई ब्लॉक है ए और एक ब्लॉक है बी। अब यहाँ पर एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है जिसका वेट कितना है, 70 किलो है, जिसका वेट कितना है, 70 किलो। मान लो वो पर्सन ए ब्लॉक से बी ब्लॉक पे जंप करता है, तो जो बी ब्लॉक पर ये जो 70 किलो वेट आएगा, डायरेक्ट आएगा या बताओ धीरे धीरे आएगा, डायरेक्ट ही आएगा ना। मतलब सीधा बी से ए पर अगर ये आता है तो सीधा बी पर कितना वेट आया, 70 kg। तो बी पर जो वेट आया वो कितना है मेरा, सडन लोड आया। कैसा आया, सडन लोड। तो ध्यान दें एक चीज़ की, इस सडन लोड की कंडीशन में स्ट्रेस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर हमारी बीम पर या किसी भी बॉडी पर सडन लोडिंग की कंडीशन है, बीम पर बॉडी पर सडन लोड आ रहा है, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नॉर्मल केस में जो स्ट्रेस आएगा उससे स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल। तो यही हम नेक्स्ट नोट लिखेंगे अपना फोर्थ, कि सडन लोडिंग की कंडीशन में स्ट्रेस की वैल्यू डबल हो जाती है।
कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। सडन लोड के केस में स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, अब हमने स्ट्रेस की यूनिट्स तो देखी थी, तो इसकी सम अदर यूनिट्स और देख लेते हैं हम। सम अदर यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की हम कुछ अदर यूनिट्स भी अपने देखने वाले हैं। ठीक है, सम अदर यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। तो हमने एक यूनिट देखी थी, इसकी कौन सी स्ट्रेस की ऐसा यूनिट थी कि सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी। ठीक है, और यही किसके बराबर थी मेरी सर, यही आपकी पास्कल के बराबर थी। यही किसके बराबर थी, पास्कल के बराबर थी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ 1 किलो पास्कल में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थे। तो किलो का मतलब हो गया 10 की पावर 3, तो 1 किलो पास्कल में कितने न्यूटन पर मीटर रहेंगे, 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, यहीं 1 मेगा पास्कल की बात करूँ तो मेगा मतलब 10 की पावर 6, तो 1 मेगा पास्कल कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। फिर हम बात करें गीगा पास्कल, GPA गीगा पास्कल, तो इसमें कितने होंगे, 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। क्लियर है नहीं है। हम बात करें 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होते हैं। मैं बात करूँ 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती हैं, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती हैं। ये कुछ हमारा यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है, अब एक इधर समझिए कि मैं इस बात कर रहा हूँ MPa, तो 1 MPa में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो रहे हैं, 10। ठीक है, अब इसको मैं बदलना चाह रहा हूँ न्यूटन पर mm में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, 10 की पावर 6 है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में बदलना चाह रहा हूँ। तो समझे, अगर मीटर को मुझे mm में बदलना होता है, मीटर को mm में बदलना है, मीटर को बदलना है किसमें, mm में, मीटर को बदलना है mm में। तो मीटर को mm में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं हम, 1000 का गुणा करते हैं। मीटर को mm में बदलने के लिए कितने गुणा करते हैं, 1000 का। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, तो 1000 का गुणा कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो यहाँ 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट जाएगा, तो कितना बचा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बचा या नहीं बचा। तो अगर मैं इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करता हूँ तो कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर बचेगा मेरा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बचने वाला है। कितने न्यूटन पर mm स्क्वायर बचने वाला है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बचने वाला है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इधर कितना आ जाता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाता है। तो कुल मिला के इधर मेरे को ये दिख रहा है कि सर क्या, कि जो 1 MPa है वही MPa किसके बराबर है, न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर है। MP मेरा किसके बराबर है, न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर है। अभी देखो 10 की पावर 9 है, तो 6 तो मेरा यहाँ चला गया, मतलब 6 तो मेरा यहाँ से हटा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 MPa। ठीक है, सेम यहाँ पर देख लूँगा, इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ कितना बचेगा, 10 की पावर -3 MPa, और यहाँ 10 की पावर -6 MPa। ठीक है, ये मेरा कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो कि स्ट्रेस को लेकर पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के हम टाइप देखेंगे, हमारे स्ट्रेस किसके कौन से टाइप का होता है। ठीक है, तो अगले हम हेडिंग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस के मेरे क्या क्या टाइप होते हैं, मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखने वाला हूँ। ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रेस के मेरे टाइप होते हैं। तो मैं देखूंगा तो मेरे स्ट्रेस को हम 2 भागों में बांटता हूँ। ठीक है, एक तो मैं बांटता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस, और एक मैं अपना डालता हूँ डायरेक्ट स्ट्रेस। कौन सा, सॉरी, शियर स्ट्रेस। एक तो नॉर्मल और एक शेयर। अब नॉर्मल को अगेन 2 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि नॉर्मल क्या है, शेयर क्या है, लेकिन अभी पहले क्लासिफिकेशन का एक फ्लो चार्ट है, ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल को अगेन 3 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया जाएगा। एक तो आपका आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस, एक आपका बनेगा बेंडिंग स्ट्रेस, एक आपका बनेगा बियरिंग स्ट्रेस। शेयर को फिर अगेन अपन 2 पार्ट्स में क्लासीफाइड करते हैं, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और एक आपका आ जाता है कौन सा, टॉर्जन स्ट्रेस। टॉर्जन स्ट्रेस। ठीक है, हमारा शेयर वापस 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाता है, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड टॉर्जन। अब समझते हैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, इनके बारे में। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ देख लें, डायरेक्ट स्ट्रेस को फिर अगेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एक तो टेंशन और एक कंप्रेशन स्ट्रेस। टेंशन स्ट्रेस एंड कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, अब देखेंगे एक एक करके इन स्ट्रेस को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस।
कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस, मेरा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान दें कि जब यदि फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगे, कैसा लगे, परपेंडिकुलर लगे तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। मान लो ये मेरी एक बॉडी है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो अब अगर कोई फोर्स इसके कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, इस एरिया पे कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर आके लग रहा है, मतलब ये एरिया है और फोर्स इस पर ऊपर से आके ऐसे लगा, परपेंडिकुलर लगा, तो ऐसे टाइम पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। ये टेंशन और कंप्रेशन दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ये तो मेरा कंप्रेशन होगा, टेंशन में बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से, ये मेरा टेंशन होगा, ठीक है। ये मेरा कैसा होगा, टेंशन होगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, ये मेरा कंप्रेशन होगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अब अगला मैं देख रहा हूँ शियर स्ट्रेस। अगला कौन सा देख रहा हूँ मैं, शियर, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस है ये, अभी आगे हमारी यूनिट आएगी तो इनको हम डिटेल में क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी मैं नॉर्मल और शियर में बस फ़र्क देखना चाह रहा हूँ क्या है। शियर स्ट्रेस, तो वहाँ तो फोर्स लग रहा था आपका परपेंडिकुलर या नॉर्मल लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा कैसा, देखो परपेंडिकुलर बोल दो या नॉर्मल बोल दो, ठीक है। परपेंडिकुलर बोल दो या नॉर्मल बोल दो, एक ही बात होती है, इनमें कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। परपेंडिकुलर बोल दो या नॉर्मल बोल दो, एक ही बात है, इनमें कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। एक सेकेंड, क्लियर। अब शियर स्ट्रेस, तो वहाँ पर यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा, पैरेलल, कैसा लगेगा, पैरेलल, कि यदि फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल लग रहा हो, पैरेलल लग रहा हो तो उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं, एक तरीके से मानना, शियर स्ट्रेस डेवलप होता है या शियर स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें पैरेलल कैसे लगेगा, लोड समझेंगे। देखो कि ये मान लो आपका कोई भी फिगर है, ठीक है, एक सेकेंड, मेरी कोई बॉडी है, इस पर अब मैं लोड लगाऊंगा एरिया के पैरेलल, मतलब इस तरीके से स्लाइड करते हुए। तो ऐसे कंडीशन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पर मान लो एक तरीके से कि कोई एक ये बॉडी है, इसके ऊपर एक और बॉडी है, इन दोनों बॉडियों का आपस में जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, इसी को शियर स्ट्रेस बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूँ कि मूवमेंट ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी के कारण क्या स्ट्रेस डेवलप होता है, शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। क्लियर है, नहीं बताओ यहाँ तक, अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेस में हमने पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह देख लिया, ठीक है। अब अपन देखने वाले हैं एक नई चीज़, जो देखते हैं प्रेशर, ठीक है। हम अब देखते हैं स्ट्रेस और प्रेशर दोनों में कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यार प्रेशर भी वही चीज़ है, स्ट्रेस भी वही चीज़ है, तो इनमें फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, कहाँ आता है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ प्रेशर, ठीक है। चलिए देखो, आपको मैं प्रेशर बताने के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना पूरा, तो ये अपन किसी भी एएन या जेईएन को टारगेट करते हुए अपने को डेडिकेटेड है। इसमें आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी अदर जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका पूरा सिलेबस ये अपना कंप्लीट करेगा, चाहे आपका कोई सा भी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो। आपको पूरी सॉम इधर बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी, बेसिक से अपन एडवांस तक पूरी सॉम को कवर करने वाले हैं यहाँ, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर वीडियो देखना चाह रहे हैं सॉम की, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो आपका बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन आता है जब भी वीडियो डलती है, ठीक है। तो अगर इस पर
अपने व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं, चलता है, तो इस सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे आगे और आपकी पूरी सॉम के साथ साथ अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कराई जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ कि हमारा जो राजस्थान JEE का एग्ज़ाम आने वाला है, जो राजस्थान JEE का एग्ज़ाम आने वाला है 2026 वाला, हम अपन इसको टारगेट लेते हुए चल रहे हैं कि इसकी जो डेट है एग्जाम डेट, उससे पहले अपन सिलेबस पूरा आपका कंप्लीट करा दें टेक्निकल का, ठीक है। तो वो जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका भी उसमें मेरे को कुछ इंटरेस्ट दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए, देन आप मेरे को एक बार कमेंट में मैसेज करके भी बता सकते हैं कि अपन सॉम के पैरेलल में कोई नई सब्जेक्ट अगर आप चाहते हो कि अपन चालू करें, तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके मैसेज में बता सकते हो कि ये सब्जेक्ट भी अपन चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन सॉम के संग एक पैरेलल सब्जेक्ट भी चालू कर देंगे। प्लस अगर आपको नॉन टेक की क्लासेज में भी इंटरेस्ट है, अगर आप नॉन टेक की भी क्लास लेना चाहते हैं, देन उसके लिए भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन राजस्थान JEE को पूरा प्रॉपर टारगेट करते हुए चलेंगे अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो, ठीक है। अदरवाइज हमारी क्लासेज तो अपनी चल ही रही हैं सॉम की, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं, हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, प्रेशर पर आते हैं। अब अपन प्रेशर को चालू करते हैं, ठीक है। प्रेशर के बारे में देख रहे थे। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता है। जैसे स्ट्रेस है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या अंतर है भी समझेंगे, लेकिन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब अगर आपसे देखो प्रेशर यहाँ पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पूछ ले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पूछ ले कितनी होती है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या वैल्यू है, अगर आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है तो कितनी होती है, 1 ATM बोल दो आप, या बोल दो 1 बार, या फिर मैं बोल सकता हूँ कितनी, 1 ATM बोल दो, 1 बार बोल दो, या 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको किससे मेजर किया जा सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है, मापा किससे जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो युक्ति है उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अब समझो इनमें डिफरेंस क्या है, कि मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है या ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है, कहाँ अंतर आता है, ठीक है, उसको समझता हूँ, ठीक है। तो मैं एक साइड तो हेडिंग डाल लेता हूँ स्ट्रेस, और एक साइड में डाल लेता हूँ प्रेशर। मैं यहाँ इनके बीच में अंतर समझना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस जो होती है ना, ये इंटरनल रेजिस्टिंग कैपेसिटी है, मतलब बॉडी की इंटरनल क्वांटिटी है, ठीक है, ये अंदर से डेवलप होता है। लेकिन प्रेशर हम किसी भी चीज़ पर बाहर से प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरनल क्वांटिटी है। स्ट्रेस मेरी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, और ये क्या मेरी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मेरी क्या है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है ना। इंटरनल प्रॉपर्टी है और ये मेरी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। एक सेकेंड, तो ये मेरी क्या है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड डिफरेंस देखेंगे अपन, क्या है कि जो स्ट्रेस है ये कैसी क्वांटिटी देखी थी मैंने, स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी थी, टेंसर क्वांटिटी थी मेरी। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन इसमें, कि जो स्ट्रेस है मैंने कहा था कि नॉर्मल भी होता है, शेयर भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। लेकिन प्रेशर है केवल नॉर्मल होगा, ये शेयर नहीं होगा, तो ठीक है। ये कैसा होता है, नॉर्मल व टेंजेंशियल, होता है, ठीक है। और यह केवल नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू दी सरफेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अलग देखेंगे और कोई इसमें, ठीक है। तो एक अंतर और देखूंगा कि जो क्या है, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर डेवलप नहीं होता। क्या, स्ट्रेस की वजह से कभी भी प्रेशर डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर डेवलप नहीं होता, प्रेशर नहीं आता। लेकिन प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आता है। तो हमने सुना होगा कई बार, यार प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर डालते हैं जब भी तो आपके अंदर स्ट्रेस आता है।
ठीक है यार, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि ये काम है और ये कल 10 बजे से पहले करना ही करना है, तो आपको क्या ले लोगे, उस काम का स्ट्रेस लेने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया, एक टाइमलाइन फिक्स कर दी कि इतने टाइम में आपको ये काम करके देना है। तो अगर मैं आपके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो प्रेशर की वजह से क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन स्ट्रेस की वजह से कभी भी प्रेशर डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि स्ट्रेस की वजह से प्रेशर डेवलप नहीं होता, लेकिन प्रेशर की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। क्लियर है? नहीं है? तो ये अपना बेसिक डेफिनेशन हमने, बेसिक डिफरेंस हमने देखा था। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस हो गया कंप्लीट। ठीक है, जो भी हमको स्ट्रेस रिलेटेड थ्योरी वोरी करनी थी वो अपने कंप्लीट कर लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इसमें कराने वाला हूँ, स्ट्रेस से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। ठीक है, यहाँ ठीक है, तो अपन पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं इससे रिलेटेड कि एन एक्शियल फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बार ऑफ अ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, द स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपसे स्ट्रेस पूछा है। तो देखो यहाँ पर आपको फोर्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो कि आपको फोर्स कितना गिवन है, तो आपको फोर्स गिवन है 10 न्यूटन का। कितने का गिवन है? 10 न्यूटन का। और एरिया कितना गिवन है आपको, मैं एरिया की बात करूं तो एरिया कितना गिवन है, एरिया कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर। आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। देन यहाँ फोर्स कितना हो गया, तो फोर्स हो गया 10 और एरिया हो गया 0.02। पॉइंट हटाए, 2 जीरो बढ़ गई यहाँ। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक क्या किसी को कोई दिक्कत है, बताएं। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए देखिए, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, कि अ प्रिज्मेटिक बार विद अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपके लिए कितना दिया हुआ है, 20/40। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ना 20/40 ये आपको दिया हुआ। ठीक है, लेंथ 2.8 मीटर, लेंथ का मुझे कोई अभी ज़रूरत ऐसी पढ़ नहीं रही है। सब्जेक्टेड टू अ एक्शियल टेंशन फोर्स 70 किलो न्यूटन, जो फोर्स है वो कितना दिया हुआ है, 20 या फिर 70 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में है, इसको मैंने न्यूटन में बदल लिया, तो कितना आएगा मेरा, इसको न्यूटन में मैं अगर चेंज करता हूँ तो 70 गुणा 10⁻3। आगे कहते हैं मेजरमेंट द ऑफ अ बार इज 1.2 मीटर, व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस। इससे आपसे स्ट्रेस पूछा सीधा सीधा। ठीक है, तो आपको पता है स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। देन फोर्स कितना है 70 × 10⁻3, एरिया कितना है 20 × 40। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा और तो मेरे पास स्ट्रेस कितना आ जाएगा, निकल के इसको सॉल्व कर दें, क्या रहा है 87.5। कैलकुलेटर की यूज़ नहीं थी, बिना कैलकुलेटर के भी आप ये कर सकते थे। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसी में बोल देता हूँ MPa। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब चलिए, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टील वायर इज सब्जेक्टेड टू 1960 न्यूटन of an axial loading, what will be the size of the bar so that stress does not exceed 100 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1960 न्यूटन, एंड आपको स्ट्रेस दिया हुआ है सिग्मा, जो कि कितना है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे साइज पूछा है, साइज मतलब आप समझो ना, साइज का मतलब आपसे डाया पूछा हुआ है। इसका स्टील जो वायर है इसका डायामीटर पूछा हुआ है, डायामीटर को ही हम साइज कहते हैं। ठीक, तो इसका मैं डायमीटर निकालता हूँ। तो मुझे पता है स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। देन स्ट्रेस मेरा क्या हो गया, कितना दिया हुआ है 100 इंटू फोर्स कितना है मेरा 1960 डिवाइडेड बाई एरिया। तो मैं यहाँ से एरिया देखूँ तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा mm स्क्वायर। अब एरिया मेरा पता है, मेरा एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, π/4 डाया का स्क्वायर इक्वल टू 196 mm स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं डाया निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 196 × 4 डिवाइडेड बाई पाई। तो इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 4.96 mm, या फिर इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखना चाहूँ तो मेरा कितना बन जाएगा, 5 mm आएगा। क्लियर है नहीं है, ये मेरा इसका आंसर है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इफ़ अ लोड ऑफ अ 1 न्यूटन अप्लाइड सडनली ओवर अ एरिया ऑफ 1 mm/mm देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या लोड दिया हुआ है, 1 न्यूटन, और एरिया कितना है आपका
1 mm बाय 1 mm, यही है। तो आपसे पूछा क्या है, स्ट्रेस पूछा है। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, देन फोर्स है 1 और एरिया है 1 डिवाइडेड बाई 1। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। अब कई लोग इसको यहीं रुक जाएंगे और इसको ही फाइनल आंसर टेक कर आएंगे और आपके ऑप्शन में भी होगा, लेकिन यह गलत है, यह सही नहीं है। अब इधर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को देखें तो ये क्या कह रहा है, लोड कैसा अप्लाइड है, सडनली अप्लाइड है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लोड सडनली अप्लाइड हो रहा हो तो स्ट्रेस कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ स्ट्रेस कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ जाएगा 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इधर स्ट्रेस कैसा अप्लाइड हो रहा है, लोड सडनली है। क्लियर है नहीं है, चलिए ठीक है आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ठीक है। तो देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन इट एक्ट्स इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है तो आपको पता है नॉर्मल कंप्रेशन भी होता है, नॉर्मल में आपका कंप्रेशन भी होता है एंड टेंशन भी होता है। नॉर्मल में आपका कंप्रेशन भी होता है, टेंशन भी होता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो यार, दोनों ही आ सकते हैं, कंप्रेशन भी आ सकता है, टेंशन भी। ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से लिया, ठीक है। यहाँ होने तो दोनों ही सही चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा DFCCL में आया हुआ है। तो लेकिन जो बोर्ड ने सही माना था ना इसका, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस माना था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ किया, थोड़ा सा ले लिया है कि यहाँ पर वैसे तो इसका आंसर दोनों ही होना चाहिए। अगर मान लो आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हो और आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आंसर इसके दोनों ही सही है, कंप्रेसिव भी सही है, टेंशन भी सही, लेकिन बोर्ड ने जो रिकमेंडेड किया था वो कंप्रेसिव स्ट्रेस इसको रिकमेंडेड किया है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है देन आप इसको वहाँ से कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एज्यूम L इज द लोड इन न्यूटन, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा स्ट्रेस। तो इसने क्या किया है, देखो इसने बोला है कि एज्यूम करिए कि जो लोड है वो कितना है, L है। लोड कितना है, L है, और एरिया कितना है, एरिया A है। तो स्ट्रेस कितना होगा, तो वो स्ट्रेस होता है लोड अपॉन में एरिया, तो L डिवाइडेड बाई A ऑप्शन आपका सही जाने वाला है इसमें। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर लिए काफ़ी स्ट्रेस के, अब बाकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रेन के बारे में। चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना डिफॉर्मेशन। क्या देखते हैं, डिफॉर्मेशन, ठीक है। स्ट्रेन के लिए हमको पहले डिफॉर्मेशन जानना होगा, जब ही हम स्ट्रेन को समझ पाएंगे, ठीक है। डिफॉर्मेशन क्या होता है, तो डिफॉर्मेशन ध्यान देना कि किसी की बॉडी के शेप या साइज में जो चेंज होता है ना, चेंज को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। डिफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, शेप या साइज में होने वाला चेंजेस। देखेंगे किसी बॉडी के शेप या साइज में होने वाला चेंज क्या कहलाता है, डिफॉर्मेशन कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप डिफॉर्मेशन को दिखाना चाहें तो कैसे दिखा देंगे कि सर फाइनल डायमेंशन में से इनिशियल डायमेंशन को अगर हम घटा दें तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिफॉर्मेशन मिलने वाला, ठीक है। अब मैं देखता हूँ स्ट्रेन, तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को ही मैं क्या बोलूँगा, पर यूनिट लेंथ को ही मैं क्या बोलूँगा, स्ट्रेन बोलूँगा। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन होता है क्या है, ठीक है। तो ये किसका है, रेशियो है, किसका रेशियो है, दो चीज़ों का। कौन कौन सी है, कि किसी बॉडी के शेप व साइज में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, उस बॉडी का ओरिजिनल शेप एंड साइज क्या होगा, इन दोनों का ही रेशियो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। अगर ये फोर्स लेंथ की डायरेक्शन में लग रहा हो तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ।
अब स्ट्रेन में ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि इसको मेजर किससे किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसी वीडियो में कि हम स्ट्रेन को किससे मेजर करते हैं, स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन दोनों को ही किससे मेजर किया जाता है, एक्सटेंसोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। किसके द्वारा मेजर किया जाता है, एक्सटेंसोमीटर के द्वारा हम इन दोनों ही चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आपकी चाहे स्ट्रेन हो चाहे डिफॉर्मेशन हो, एक्सटेंसोमीटर द्वारा ही मेजर होती हैं। क्लियर है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे स्ट्रेन के बारे में कि ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस व डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसी है, वैसे आपकी एक टेंसर है, ठीक है। क्लियर है। ये आपके हमारे कुछ स्ट्रेन के बारे में हमने बेसिक चीज़ें देख ली कि सर ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, एक्सटेंसोमीटर से मेजर होती है और टेंसर क्वांटिटी। अब ध्यान दें, एक्सटेंसोमीटर से केवल आप कौन सी स्ट्रेन मेजर कर सकते हो, कौन सी कर सकते हैं, केवल लीनियर स्ट्रेन मेजर होती है। अभी समझेंगे लीनियर क्या है, शेयर क्या है, तो लेकिन ध्यान दें बस इतना कि एक्सटेंसोमीटर से केवल लीनियर स्ट्रेन मेजर होती है, अदर कोई स्ट्रेन मेजर नहीं होती। क्लियर है, नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अब यहाँ हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन में मेरे काफ़ी टाइप्स होते हैं, तो मैं सबसे पहले देखने वाला हूँ आपकी कौन सी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो समझें कि देखो ये मेरा क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, एक सेकंड, ये मेरी एक बॉडी है, ठीक है। तो जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, इस पर मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना इसकी लेंथ जो है वो तो कम होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, बट इसकी जो थिकनेस है, ये जो इसकी विड्थ है, इसकी जो ये थिकनेस है या इसका जो डाया है, ये मेरा इंक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा। तो कुल मिला के मेरा कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, ठीक है। अब ये इस लेंथ को मैं नई लेंथ मान लेता हूँ एल डैश, या फिर एल प्लस एल माइनस डेल्टा एल है ना, एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है। पहले इसका डाया डी था, अब मैंने जो नया डाया मिला वो मैं मान लेता हूँ डी प्लस डेल्टा डी मिलेगा, ठीक है। तो इधर दो स्ट्रेन आ रही है मेरी, एक तो आ रही है लेंथ की डायरेक्शन में जो कि कितनी आ रही है, डेल्टा एल अपॉन एल, एक आ रही है डाया की डायरेक्शन जो कि आ रही है डेल्टा डी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। दो स्ट्रेन आती हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, इसमें ध्यान देने वाली चीज़ समझेंगे हम कि ये जो लेंथ है ये मेरा फोर्स के डायरेक्शन में ही तो आ रही है, तो जो स्ट्रेन फोर्स के डायरेक्शन में आती है या फिर फोर्स के अलोंग आती है उसको मैं बोलता हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सी बोलता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल। और जो फोर्स के परपेंडिकुलर आती है, देखो ये मेरा फोर्स लग रहा है और ये स्ट्रेन कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, ये परपेंडिकुलर आ रही है, ये मेरा फोर्स है, तो जो फोर्स के परपेंडिकुलर आती है उसको मैं बोलता हूँ लेटरल स्ट्रेन। क्लियर है, नहीं है। ये लॉन्गिट्यूडनल किसे कहते हैं, लेटरल किसे कहते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, चलो लिखते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लिखें वह स्ट्रेन जो फोर्स के अलोंग डेवलप होती है, उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। क्लियर नहीं है। और आगे लेटरल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे लेटरल में, कि जो लेंथ की कैसे डेवलप हो रही हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वह स्ट्रेन जो लेंथ के परपेंडिकुलर डेवलप होती है, उसे लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ मैं नोट देखना चाहूँगा, क्या कि जो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक दूसरे के कैसे होंगी, अपोजिट होंगी। किसमें, नेचर में। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी। क्लियर है। लिखेंगे यह नेचर में
एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ठीक है, और जो आपके बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये हुक्स लॉ के द्वारा निकाली जाती है। हुक्स लॉ क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये हुक्स लॉ के द्वारा मेजर की जाती है, निकाली जाती है। तो मैं लिखूंगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हुक्स लॉ द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दें कि जो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसके संग हमेशा कितनी लेटरल स्ट्रेन आएंगी, 2 लेटरल स्ट्रेन आएंगी। ठीक है, हमेशा एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के संग कितनी लेटरल स्ट्रेन आती हैं, 2 लेटरल स्ट्रेन आती ही आती हैं। ठीक है, तो ध्यान दें कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ हमेशा 2 लेटरल स्ट्रेन आती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ हमेशा कितनी लेटरल आएंगी, 2 लेटरल स्ट्रेन आएंगी ही आएंगी। क्लियर है नहीं है? चलिए अब देखिए स्ट्रेन के जो आगे के टाइप्स हैं इनको हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे का जो होगा अपन कल देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश में तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। कॉल तो मत कीजिएगा, मैसेज ही डाल दीजिएगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मैं आपको नोट्स इसके अवेलेबल करा दूँगा, चाहे आपको वो इंग्लिश में चाहिए चाहे वो आपको हिंदी में चाहिए हो, दोनों ही लैंग्वेज में आपको नोट्स इसके अवेलेबल हो जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, उसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसके लिए मेरे को कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए भी हमारे लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट में मैसेज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं उसका भी आप मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो में ना। तो आज की क्लास को अपन यहीं ऑफ करते हैं।